बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को अशाया दिया गया। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहनी दीवार करार दिया। दूसरी जानिब IF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया, जिसमें महंगाई में कमी, टैक्स आमदन में इजाफे और इस्लाहात जारी रखने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को आज इशाया दिया गया है। हाँ, जाहिर है कि वो एक शदीद बुरानी कैफियत से हम बाहर आ रहे हैं इस वक्त। जो सारा भारत के साथ जो जंग हुई और जिसमें फतह याब हुए, तो उसके साथ ही लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो मेरा ख्याल है कि एक प्रॉपर ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। और वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो है वो वहाँ पे देखा जा रहा है कि दहशतगर्दी और ये सारे मामले, और ये अगले चंद रोज़ जो हैं वो इसलिए अहम हैं कि वो तलखियाँ जो हैं वो अपनी जगह शदीद तर बरकरार हैं अपनी जगह। पाकिस्तान और भारत के दरमियान में तलखियाँ हैं, और बाकी दुनिया भर में जो झगड़े चल रहे हैं वो, या लड़ाइयाँ या जंगें चल रही हैं, वो बड़े एक ख़तरनाक मोड़ पे हैं। अगर हम शुरू करें, मैं ईरान और गज़ा पे बाद में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो कल मैंने ये बात की थी कि रशिया जो है वो उसके साथ यूक्रेन के मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। और अब जो भी इसमें से प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हट गए हैं, और अब जो भी मामला तय करना है वो रशिया ने और ज़ेलेंस्की ने करना है। एक बात जो अमेरिकन सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ज़िंदगी की और हिफाजत की ज़मानत रशियंस देने को तैयार हैं, क्योंकि मैंने कल ही बात की थी कि वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अगर ये कहते हैं कि मैं फ़ौजें वापस बुलवा रहा हूँ और हम जंग हार चुके हैं और 1.5 लाख या इससे ज़्यादा फ़ौज मारी जा चुकी है, सिविलियंस मारे जा चुके हैं, ये तादाद बहुत ज़्यादा है, शहर के शहर बर्बाद हो गए, और फिर ये कि बहुत सारे इलाके हाथ से निकल गए, तो उसमें यह है कि अब उनकी सिक्योरिटी का एक इशू है। तो सिक्योरिटी जो है, एक प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से बात की जा रही है कि उनको चाहें तो रशिया आ जाएं, चाहें तो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको अमेरिका लाना नहीं चाह रहे। तो इनकी सिक्योरिटी के हवाले से मामला चल रहा है, और ये है कि एक मुकम्मल सरेंडर जो है वो किस सूरत में होगा, कैसे होगा, क्योंकि रशियन जो आर्मी है वो आज दाखिल हो गई है प्रॉपरली। जो मैंने आपसे कहा था कि वो सुमे के इलाके को, ये मैं 5th स्लाइड कोट कर रहा हूँ ताश की, सुमे का जो इलाका है ये नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन का ओब्लास्ट है, और इस यहाँ पर जो है सुमे रीजन में वो बनाने जा रहे हैं एक बफर जोन। यानी इसका मतलब है कि कोई 1,23,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो सरेंडर हो चुका है। और उसके साथ ही आज जो है वो कीव के ऊपर भी बड़ी शदीद बॉम्बिंग हुई है, तो मिज़ाइल अटैक्स हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो बल्कि इतने मिज़ाइल अटैक्स हो रहे थे वहाँ पे कि वहाँ पर मॉस्को में जो इंडिया का डेलीगेशन गया हुआ था उसकी लैंडिंग जो है उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। तो वो मॉस्को जा रहा था, लेकिन दरमियान में इतने मिज़ाइल दोनों तरफ से तो नहीं, रशिया की तरफ से चल रहे थे, तो लेकिन वो फ़्लाइट आगे पीछे हो गई, और जाहिर है कि वो एक बड़ा सख्त सिक्योरिटी कंसर्न है कि वहाँ पे जंग हो रही है। तो ये तकरीबन 1,35,000 से ज़्यादा, क्योंकि सुमे में तो वो बना रहे हैं बफर जोन, लेकिन जो कि मुकम्मल सरेंडर कर गए हैं ज़ेलेंस्की, तो वो आगे तक शायद कीव तक आ जाएं, और फ़ौजें जो हैं वो रिट्रीव कर रही हैं। अब फ़ौजें जब पीछे हट रही हैं तो वो फ़ौजों के सामने उनको यकीनन इत्तला मिल गई है कि ज़ेलेंस्की जो है वो एक तो जंग में हार चुका है मुकम्मल तौर पे, प्लस ये कि अमेरिका पीछे हट गया है, प्लस ये कि EU भी पीछे हट रहा है, और EU को मुकम्मल तौर पे, यूरोपीय यूनियन को ज़ाहिर है उनके अपने इश्यूज़ हैं, और इन्फ्लेशन है, मतलब बहुत से इमिग्रेंट्स आ गए हैं, हज़ारों की तादाद में। यूरोप में अगर जाएं तो आपको इमिग्रेंट्स वहाँ नज़र आते हैं हज़ारों की तादाद में पिछले 10 सालों में, या लाखों की तादाद में। अब सवाल ये है कि इनको किसने बुलाया,
इनको ये एंजेला मर्कल और बाकी सारे लोग, किसने कहा था कि भिड़ों के चित्ते को छेड़ें, यानी कि आप लिबिया पे और बाकी जगहों पे आप खाना जंगी छेड़ें और फिर उसके बाद आप एक इमिग्रेशन की पॉलिसी खोल दें और उसके बाद आप उनको वहाँ बुला बुला के तोहफे दें और ये करें, और उसका नतीजा ये निकला है कि यूरोप में एक तो राइट विंग की पार्टीज़ जितना शुरू हुई हैं, और दूसरा ये कि जो इमिग्रेंट्स गए हैं वो वहाँ पे वो कैसे वो, अच्छा अब आप सोचें कि आप एक इलाके में रहते हो, किसी भी इलाके में रहते हो, और वहाँ 5-10 हज़ार लोग जो हैं वो बाहर से आके, जिनका कल्चर भी अलग हो, जिनकी ज़बान भी अलग हो, जिनका रहना सहना भी अलग हो, वो वहाँ रह के घूमना शुरू कर दें, तो मकामी लोगों का जो तासुरात हैं उनके, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई चोरियाँ कर रहा है, कोई डाके डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको पता ही नहीं। तो ये हुआ यूरोप का हाल, और ये किसने किया? उनके रहनुमाओं ने किया, क्योंकि उन्होंने जंगें वो छेड़ी और उसके बाद ये कि अच्छा अफगानिस्तान से हम इतने बुला लेंगे, अच्छा वहाँ से लिबिया से इतने बुला लेंगे, अच्छा जी वहाँ से इतने बुला लेंगे, और वो जंगें छिड़ते गए, और उसके बाद जब ऐलान करते रहे ये इमिग्रेशन पॉलिसी का, तो साथ साथ इनको अवार्ड भी मिलते रहे कि हम देखें कितने इमिग्रेंट्स के बारे में कितने अच्छे हैं। फिर साफ़ हो गए, चले गए अपनी छोड़ के सारी मुसीबत, वो दूसरा जो रहनुमा आया उसने संभालने की कोशिश की, नतीजा ही निकला कि वहाँ पे एंटी इमिग्रेंट फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन जीतती गई, लेकिन हल उनके पास भी नहीं है। क्योंकि वो कैसे निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे? या तो ये तरीका होगा कि वो निकालेंगे इसी तरह से जहाज़ों में भर भर के, जैसे ट्रम्प निकाल रहे हैं, लेकिन जहाज़ों में भर भर के कितने लोग निकालेंगे? क्योंकि वहाँ का एक अमेरिकन सिटीज़न जो कि वहीं का रहने वाला है, वहीं का शहरी है, उसने तो मारा इसराइल के 2 सफारतकारों को, और आप सिर्फ ये तसव्वुर करें कि वो मुसलमान नहीं था, और अगर फ़र्ज़ करें वो मुसलमान होता तो इस वक्त तमाम दुनिया जो है वो एक दुम पे खड़ी होकर मुसलमानों को गालियाँ दे रही होती, लेकिन वो चूँकि मुसलमान नहीं था, तो वो एक जूइश अमेरिकन था, कुछ लोग कहते हैं कि ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन था, जो भी था, लेकिन ये मुसलमान वो नहीं था, कम से कम जो एक दाढ़ी वाला एक शख्स बारे जो एम्बेसी पे जिसने अटैक किया था, और सॉरी जूइश म्यूज़ियम पे जिसने अटैक किया था, और इजरायली एम्बेसी में काम करने वाले 2 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था, एक खातून और एक हज़रत को। लेकिन वो चूँकि मुसलमान, उसको अच्छा उसका मज़हब ही नहीं शो कर रहे, कहीं पर मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका मज़हब ही शो नहीं हो रहा। अगर उसका मज़हब शो करते तो एक नया सिलसिला पैदा होता। अच्छा वहीं का बॉर्न है, शिकागो का, वहीं रहता है, वहीं पर इसका कोई कनेक्शन, कभी इसने ट्रैवल नहीं किया किसी और मुल्क, लेकिन ये फ़लस्तीन के लिए जो है वो गज़ा पे जो इसने मज़ालिम देखे तो गया, जाके वहाँ मार दिया, और वहीं का बंदा है। अब लोगों के सामने ये शक्ल आ रही है जैसे कि मुसलमान है, मुसलमान तो ये नहीं है, तो ज़ायनिस्ट है और वहीं का रहने वाला है, और अच्छा फिर ज़ायनिस्ट है तो फिर इसने इनको क्यों मार दिया? तो मतलब है कि वो एक अजीब खिचड़ी अंदर पकी हुई है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न है दुनिया का कि भाई आपने जो है वो वहाँ पे कैसे दहशतगर्दी हुई है वाशिंगटन के अंदर। अच्छा इसमें तो एक बात तो ये ध्यान में रखें कि एक टोटल डिफीट अमेरिका को और नेटो को हुई है यूरोप के अंदर, और ये शिकस्त ऐसी है जिसके नतीजे में जिसके बहुत देर तक इसके आसार नज़र आएंगे हमें, अमेरिका में भी, पूरे मगरिब में भी। यूरोप की जो पूरी जोग्राफ़ी है वो चेंज होगी, वहाँ पर इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आने वाले दिनों में उन पे बड़ा असर पड़ेगा, वहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ेगी, वहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज़ खड़े होंगे यूरोप के अंदर। उसकी वजह यह है कि यूरोप एक जंग हार गई है और सोवियत यूनियन से हारा है, मतलब ये या रशिया से हारा है या जो भी कहें। तारीख़ में ये जो जंग है यूरोप की और रशिया की, ये चाहे नेपोलियन वॉर हो, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, चाहे जो भी, तो ये इसका एक बहुत सालों तक इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए साइमन केज जो हैं, जो उनके कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं बरतानिया के, और कई उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ बतौर कैबिनेट सेक्रेटरी काम किया, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो वो जो साइमन केज हैं वो उन्होंने आज ये कहा है कि ये जो पूरी दुनिया की जंगें हैं किसी अगले सेटअप के आने से पहले ये 20 साल चलेंगी। 20 साल तक पूरी दुनिया जो है ये टर्मोइल में रहेगी, 20 साल। और ये इंटरव्यू उन्होंने दिए टाइम्स को, टाइम्स यानी जो टाइम्स ऑफ इंग्लैंड जो बड़ा, और ये है कि मैं 6 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, ये डिफेंस में भी रहे हैं, ये मुख्तलिफ वालों से काफ़ी उनके
इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं, 6 लाइक टाइम्स के, कि साइमन केस जो है उन्होंने कहा नेक्स्ट 20 ईयर्स विल बी डोमिनेटेड बाय मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये बड़ी जंगें जो है ना, एक जगह ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी जगह ख़त्म होगी तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी चौथी। तो वो यूक्रेन को, मैंने आपसे कहा ना कि वो अब अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी साथियों की ज़िंदगी के लिए वो ज़्यादा टाइम जो है वो यूक्रेन से हट के वो बाहर स्पेंड कर रहे हैं, यूरोप में या बाकी जगहों पे। लेकिन यह है कि उनको प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो, अच्छा कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, वेटिकन में भी नहीं होने जा रहे, इस्तांबुल में भी नहीं होने जा रहे, कहीं नहीं होने जा रहे, और कीव के ऊपर, यानी वो इधर जुमे में तो आ गए हैं, अब कीव की तरफ उनका इशारा है। सारा का सारा यूक्रेन चला जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन से बात करना चाह रहे हैं। और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल है कि शायद ये सारा रशिया के पास चला जाए और मैं रशिया में जाके इन्वेस्टमेंट करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं एक ऐसे इलाके में करूँ जहाँ रोज़ चिक चिक बग बग झगड़े, ये ज़ेलेंस्की जान खाने को आ रहा है कंपनियों की। तो बेहतर ये कि सारा ही जितना है वहाँ चला जाए। तो ये कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की और पुतिन की कि क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स और ये सारा इलाका आपके पास चला जाए, और फिर ये जो है हम वहाँ के रशिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बनाएंगे, हमें क्या इशू है। और इसीलिए चूँकि यूरोप उधर जा रहा था, यूरोप के उन्होंने 50% टैरिफ डाल दिए, और 50% टैरिफ डाल दिए, और साथ ही उन्होंने ना सिर्फ ये कि एप्पल पे, बल्कि आज उन्होंने कहा कि सैमसंग पे भी, ठीक है, सैमसंग भी उसकी नज़र में आएगा, ना सिर्फ एप्पल की। अच्छा, ये जो इनका सोशल ट्रूथ पे जो मैसेज है ना, यूरोपीय यूनियन फर्स्ट अगर देखें तो ये जो है ये एडवांटेज लेने के लिए बनी थी। सोशल ट्रूथ पे वो कहते हैं यूरोपीय यूनियन जो है वो ट्रेड के ऊपर एडवांटेज लेने बनी थी, बहुत मुश्किल है उनसे डील करना, और देयर पावरफुल ट्रेड बैरियर्स, ये जो VAT टैक्स, वेट टैक्स, और उसके बाद कॉर्पोरेट पेनल्टीज, रिडिकुलस कॉर्पोरेट पेनल्टीज, नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, मॉनेटरी मैनिपुलेशन, अनफेयर अनजस्टिफाइड लॉसूट्स, ये वो फलाना ढिमाकना। और आखिर में वो कहते हैं देयरफॉर आई एम रिकमेंडिंग अ स्ट्रेट 50% टैरिफ ऑन यूरोपीय यूनियन स्टार्टिंग ऑन 1 जून। देयर इज नो टैरिफ इफ द प्रोडक्ट इज बिल्ड एंड और मैन्युफैक्चर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन दिस मैटर। अच्छा, तो वो उन्होंने ये जो है ये बस करके, और साथ ही यूरोप के कुछ लोगों ने, कुछ रहनुमाओं ने ये कहा कि हम अमेरिका आना चाह रहे हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आपको अब किसी से मुलाकात नहीं होगी, अब मेरी यूरोप के किसी भी आदमी से टैरिफ के ऊपर मुलाकात नहीं होगी, बाद में देखते हैं। अभी टैरिफ आप पे आयद हो गए, और ये टैरिफ जो है आप पे आयद रहेंगे। अब उसके नतीजे में जो है वो यूरोप इसके लिए तैयार नहीं था। यूरोप का सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो ट्रेडिंग पार्टनर वो अमेरिका ही है, और बहुत कुछ यूरोप से जो है वो जाता है अमेरिका। और वो अब अच्छा सैमसंग के ऊपर भी कुराड़ा चल गया। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की ब्रांड है, लेकिन सैमसंग जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है। सैमसंग जो है वो अनलाइक एप्पल वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है। सैमसंग की जो ब्रांड है वो वियतनाम में, कोरिया में, वो बाकी जगहों पे वो तैयार होती है। 2019 में उन्होंने अपना जो सैमसंग ने अपना जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था चाइना का वो बंद कर दिया था। तो सैमसंग के ऊपर लेकिन ये कि अब उनका सबसे बड़ा अलाई है। देखें ना, साउथ कोरिया जो है वो उनका बहुत बड़ा अलाई है। वहाँ 28,500 फौज है कोरिया में। कोरियन वॉर जब ख़त्म हुई है 1953 में, और कोरिया तकसीम हो गया है दो साइड्स पे, और वो जंग अभी तक फ्रोज़न है। वो सीज़ फायर है, वो सीज़ फायर डीमिलिटराइजेशन है, वो जंग जारी है अभी तक। मतलब वो आप समझें कि बीच में एक जो DMZ है वो अपनी जगह मौजूद है, सीज़ फायर लाइन है, लेकिन वो जंग ख़त्म तो नहीं हुई। किसी की फतह या किसी की शिकस्त पे जंग ख़त्म नहीं हुई, सीज़ फायर लाइन खिंच गई, बीच में बफर जोन आ गया। और वहाँ पर जो 28,500 फ़ौज है, और 28,500 वहाँ पे फ़ौज है स्टेशन, और बहुत सारे फौजी अड्डे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तो टैरिफ आयद कर दिए, दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी जो ये जो ख़र्चा है वो 1.3 बिलियन इसका ख़र्चा देते हैं। ये जो फ़ौजें वहाँ रहती हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे कहा हुआ है कि जो मेरी फ़ौज आपके पास रहती है इसका ख़र्चा दो मुझे, ये जो तुम्हारी हिफाजत कर रही है। तो 1.3 बिलियन डॉलर्स साउथ कोरिया अपनी हिफाजत का, कि उधर से नॉर्थ कोरिया चढ़ाई ना कर दे, यानी अब आप देखें वो अमेरिका को पे करते हैं, यानी अपनी हिफाजत के लिए पे करते हैं 1.3 बिलियन एनुअली।
प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत कम है, इसको 5 बिलियन करो वरना मैं ट्रूप्स हटा लूंगा, मैं साउथ कोरिया से ट्रूप्स हटा लूंगा। उन्होंने इंडिकेटर भी दे दिया कि मैं वहां से ट्रूप्स हटा लूंगा। तो एकदम से वहां टेंशन फैल जाती है कि ये कहीं नॉर्थ कोरिया हमला ना कर दे, कोई एक मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तो वो इनसे 5 बिलियन मांग रहे हैं। जैसे वहां 5% का तकाजा हो रहा है ना नेटो के लिए, इनसे 5 बिलियन का हो रहा है। ये 1.3 बिलियन, ये वो 800 मिलियन से शुरू हुए थे, फिर 900 मिलियन पे गए, फिर वो हर साल बढ़ते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पिछले टर्म में भी कहा था कि मुझे 5 बिलियन चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे 5 बिलियन चाहिए, उन्होंने टैरिफ लगा दिए। तो इत्तेहादी इनके जो हैं वो ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं बनिस्बत इनके जो है वो दुश्मन। तो इनके बस दुश्मन क्या, अब तो सारे दोस्त हैं। शी जिनपिंग एंजॉय कर रहे हैं और पुतिन एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है तो वहाँ पर स्टेलमेट हो गया, और स्टेलमेट तो नहीं कहेंगे, इसको शिकस्त कहेंगे कि शिकस्त हुई है। यूरोप की जंग में सोवियत यूनियन या रशिया जीता है, और रशिया अब ये जितने मुल्क हैं आसपास के, मैंने पहले ही कहा था ना कि नेटो को रखना भी ज़रूरी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि फ़र्ज़ करें कि पोलैंड की खिलाफ वर्जी हो जाए कोई इधर उधर की, तो आर्टिकल 5 रिवोक करके तो जनाब पता चले कि 2 लाख फ़ौज। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास फ़ौज की कमी है इस वक्त, जो अददी एतबार से इनके पास फ़ौजों की कमी हो गई है। और ये पेंटागन में फिर परजोरी आज दोबारा, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, लोग डिसहार्टेंड हैं। तो आगे पीछे दाएं बाएं जो है वो एग्जॉस्ट भी हुए हुए लोग। कोई देखें, जब जंगें लड़ रहे हो ना आप किसी मकसद के बगैर, मतलब मकसद क्या है आपका? मकसद ये हो अगर आपका कि इराक़ में जाके जमहूरियत लानी है आपने, वहाँ लोग मारे जाएँ, बॉडी बैग्स आ रहे हो, तो मतलब क्या नॉनसेंस है ये। आप कहेंगे जी वहाँ लिबिया में जा रहे हैं, जंगों के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है ना, कुछ जज्बा चाहिए होता है। आप मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं, आप कोई कोई मकसद है। लेकिन ये कि आप जनाब जाके जमहूरियत ला रहे हैं, आप क्यों गए हुए हैं अफगानिस्तान में जमहूरियत लाएंगे? मतलब मार रहे हैं, वहाँ पे फट रहे हैं, बॉम्बिंग का शिकार हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उधर इराक़ पहुँचे हुए हैं, जमहूरियत लाएंगे। जमहूरियत सो कॉल्ड जमहूरियत लाने में इन्होंने जो खुद भी मरे और दुनिया को बर्बाद किया और अपनी इकॉनमी भी गई। तो ये जो प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी था ये तो बर्बाद हो गया, इसने इनको भी बर्बाद कर दिया, और ये इस्लामी मुल्क भी इसमें बर्बाद हुए। अब वो लॉबी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, न्यू कॉन वो लॉबी एग्जिस्ट करती है कि वो कहती है और जंगें करो, भी जंगें करते रहो, मकसद हो ना हो तो मकसद बना लो। वो कहते हैं कि दुश्मन कौन है? वो कहते हैं दुश्मन को क्रिएट करो ना, पहले दुश्मन बनाओ, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हाथ से निकालो, कहो कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और फिर वहाँ हमला कर दो, ये बना लो, फॉल्स फ्लैग करो और दुश्मन बना लो। जैसे अभी यहाँ पे हुआ है मकबूजा कश्मीर में, आप एक क्रिएट करें, या तो फॉल्स फ्लैग है या वो सिक्योरिटी लैब्स है, दोनों में से एक ही चीज़ है ना। तो वो मकसद जंग करनी है आपने, तो कोई मकसद आप क्रिएट करते हैं उसके लिए। अब इशू ये सारा कि वो वहाँ पर जो है वो ये बहुत तारीखी वाक़या है कि रशिया के हाथों यूरोप को या नेटो ममालिक को, जिसमें से अमेरिका पीछे निकल गया, शिकस्त हो गई है। और ज़ेलेंस्की की जो प्रिजनर स्वैप होना था पहले मरहले पे, उस पर 1000 होने थे, 900 के करीब उसमें हुए। लेकिन इसी दौरान मुस्तकिल प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनके हकाम पे जो रशियन आर्मी है उसने ड्रोन्स भी, अब तक सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है यूक्रेन पे, बहुत ड्रोन्स अटैक हुए हैं, और फ़ौजें उनकी ये सुमे के रीजन में उतर गई हैं, और वहाँ पर आगे यूक्रेन के फ़ौजी लड़ने को तैयार नहीं है, वो पीछे हट रहे हैं। पीछे हट के वापस जाएंगे तो जाके तो ज़ेलेंस्की को, जो मैंने बात की थी कि इनके वो मार देंगे ज़ेलेंस्की को, कि तुमने हमें मतलब क्या बात कर रहे हो, कि मतलब तुमसे कहा उसने ट्रंप ने, और मतलब क्या हमें कहानियाँ सुना रहे हो। तो फ़ौज जो है वो एक गलत तरह से फंस गई। तो अब इनको ज़िंदगी का मसला है। अच्छा, इनको मानते भी नहीं है। ट्रंप और पुतिन के दरमियान ये बात तय हो चुकी है। जहन में रखें, पुतिन कहते थे कि ये इलेक्शन नहीं हुआ तो मैं इस बंदे के साथ कैसे करूँगा, इसकी तो टर्म ख़त्म हो चुकी है पिछले साल, तो मैं जो भी मुआहदा करूँगा इसके साथ कैसे करूँ, क्योंकि पता चला दूसरी गवर्नमेंट आ गई वहाँ पे इलेक्ट होके, तो वो तो कहेगी कि ये तो बंदा इसने तो ये तो इसकी तो मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी है। यही बात ट्रंप कहते रहे, डिक्टेटर 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 के, भाई तुम तो हो ही नहीं वहाँ पे, लेकिन तुम तो बैठे हुए हो, मतलब इलेक्टेड नहीं हो लेकिन बैठे हुए हो वहाँ पे। तो ज़ेलेंस्की इसमें फारिग हो रहे हैं, लेकिन अपने साथ फारिग करते करते वो चूँकि यूरोप के लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो ट्रंप साहब ने उन पर 50% जो है वो टैरिफ आयद कर दिए, और जबकि कहा था कि 90 डेज़ के लिए मैं इसको पॉज लगा रहा हूँ। अच्छा, पॉज किस पे लगा हुआ है? चाइना पे।
बाकी मुल्कों में पॉज है। EU वाले चूंकि बहुत ज़्यादा कर रहे थे ना, अपने फंड बनाते हैं, हम इसका दिफा करेंगे, हम अपनी फ़ौज बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो उधर से उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिए। अच्छा, तो अब एक तो मामला यहाँ पे हो गया ख़राब बहुत ज़्यादा। दूसरा जो मामला है वो है रशिया का जो जिक्र है, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब ये जंग हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान ने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह और नुसरत अता फरमाई, ये देखें, ये मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये जो जिहाद की बात होती है ना, जिहाद, ये मतलब है कि जिहादी जिहादी जिहादी, ये बहुत 9/11 के बाद बड़ी हमने ये सुनी हुई है, बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। इतनी इतनी बातें होती हैं, जिहाद क्या होता है, कलम से कैसे होता है, ये क्या, ये दिफाई जिहाद है। जब आप डिफेंड करते हैं तो फ़ौजी नहीं, हर शख्स पे, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ हो जाता है कि आप डिफेंड करें। आप पे भी फ़र्ज़ है, मुझ पे भी फ़र्ज़, सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने वतन को डिफेंड करें अपनी अपनी हैसियत में। वाजिब नहीं हो जाता, ये नहीं हो जाता कि फ़ायदा होगा, फ़र्ज़ हो जाता है। जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है कि आप जिन कंडीशंस में फ़र्ज़ होता है, जिस सूरत में दिफाई जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। तो पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर रहा था एक जाहिरियत के अगेंस्ट। और पाकिस्तान की गलती क्या थी? बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की। गलती थी कि पाकिस्तान कह रहा था आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे, आप बताएं हमें, या तो फॉल्स फ्लैग है या नहीं है, तो आप एक इंक्वायरी कर दें। मतलब ये वो जुर्म था जो जुर्म तकरीबन 90% भारत कर रहा है इस वक्त। 90% भारत में भी सवाल उठ रहे हैं कि वो आदमी किधर गए। और आपको सुना आपने टी पाँ वो जो जयशंकर जी कर रहे थे वहाँ पे, कि अमेरिका किधर होता है, अमेरिका अमेरिका में होता है, भारत किधर होता है, भारत भारत में होता है, अमेरिका किधर होता है, अमेरिका भारत में होता है, भारत किधर होता है, भारत में। मतलब अजीब एक, मतलब वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे जो है ना, मतलब मैंने जयशंकर जी को इतना इस तरह के हालात में कभी नहीं देखा। मुझे तरस आ रहा था रात को, जयशंकर जी जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो जो है उनसे पूछा ना कि अमेरिका क्या इस पूरे झगड़े में अमेरिका आया, अमेरिका है कहीं? तो कहते हैं हाँ अमेरिका अमेरिका में। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह से गुस्सा नहीं आता, गुस्सा कि मतलब वो भूल गए कि ये कोई जो है ना, ये बिहार की रैली में नहीं वो खड़े हुए मोदी जी के साथ, बल्कि वो जो हैं वो यूरोप में है, लेकिन ये कि कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। अच्छा, और वो इसको ऑफिशियली रिबटल ज़्यादा करेंगे ना, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, मैंने कहा ना, वो जहाज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प के दिल के बहुत करीब आ चुका है, वो जहाज़ का मॉडल। और दूसरा ये कि उन्होंने एक जंग बंदी करवाई, एटमी जंग से उन्होंने रोका। अच्छा, अब यह है कि कई मुल्क ऐसे भी हैं जिनके रहनुमा अपने तौर पे नहीं रुकते। नेतन्याहू नहीं रुक रहा, ज़ेलेंस्की को कह रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी है ना, एक आवाज़ आई वहाँ से और मोदी जी। अच्छा, मोदी जी को एक ही और मसला खड़ा हो गया, ये सीज़ फायर जो है, ये मेरी मॉस्को बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, हमारे अपने कोलीग्स मॉस्को में इधर उधर बैठे हुए हैं, और मैं माजरत एक बार फिर कर रहा हूँ कि मैं ये हुतीज़ का लफ्ज़ कई दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अंसारुल्लाह, उनकी तरफ से मुसलसल जो है वो एक आता है कि डॉक्टर शायद आप हमें अंसारुल्लाह क्यों नहीं कहते, आप हमें हुतीज़ कह के, और तो बहरहाल अंसारुल्लाह जो मौजूद हैं यमन में। तो मॉस्को से एक अजीब वहाँ पे तासुर है, वो कहते हैं कि हमने मीडिएट करवाने की कोशिश की थी पहले, हमारी बात पाकिस्तान सुनने को तैयार था, इंडिया सुनने को तैयार नहीं था। मतलब ये बड़ी वहाँ पर ये बात हो रही है मॉस्को में कि हमने मीडिएट करने की कोशिश की थी ट्रम्प से पहले। पाकिस्तान ने तो सबसे रब्ता किया था ना, पाकिस्तान तो रशिया से भी कह रहा था, अरब ममालिक से भी कह रहा था। आपको पता है ना, वो ईरान के वजीर खारजा आए थे, सऊदी अरेबिया के लोग आए थे, बाकी पाकिस्तान तो कह रहा था कि आप कोई मुल्क इसको देखे कि भाई इन्वेस्टिगेट करे, मतलब पाकिस्तान, इन्होंने अटैक कर दिया। अब मसला ये है कि रशिया के अंदर ये जो तासुर है ये बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। और मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 34 कि रशिया ने, ये मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रशिया के अंदर, क्योंकि ये वो दिन थे जब वहाँ पर विक्ट्री परेड हो रही थी, तो वहाँ पर 5 तारीख को रशिया की तरफ से बात ये हुई थी कि हम पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को कश्मीर पे, अच्छा अभी जो कश्मीर का लफ्ज़ आता है ना, तो यहाँ पर एक मसला ख़राब हो जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर पे हम दरमियान में आने को तैयार हैं।
अब इन्होंने कहा रशिया, रशिया की ऐसे की तैसे, कौन रशिया भाई, वो तो एक्टिव ट्रेड हो रही थी, वो तो अब याद है 5वें पे चले जाए ना वापस, ये दिन शुरू हुआ है सारा। अच्छा फिर 33rd पे चले जाएं, 33rd स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, एशिया के यहाँ पर जो है वो रशिया ऑफर्स टू एक्ट एज मीडिएटर। रशिया ने मीडिएटर की बनने की कोशिश की थी, उनको इन्होंने ना कर दिया। देखें ना, ये मसले आप के बड़े ख़राब हो जाते हैं, बड़े बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि जब आप इस तरह की बात करें कि आप किसी के बड़े करीब हों और उसके बाद जो है वो आप उसको ये कहें। हमारे पास यूरेशिया टाइम की स्लाइड है आखिर में जिसमें वो शेमफुल कह रहे हैं, मुझे जो पेन से भी लिखे दिया था, ये यूरेशिया टाइम्स देखें ज़रा। अब यूरेशिया टाइम्स इंडिया का क्या कह रहा है ये आप देखें ज़रा। मॉस्को शेमफुल रोल, अब ये सबको गले पड़ गए हैं। अब ये मॉस्को को कह रहे हैं इन इंडिया पाकिस्तान वॉर व्हेन चाइना लैम्बैश रशिया फॉर एडिंग इंडिया वाइल स्टेइंग न्यूट्रल इन ऑल कॉन्फ्लिक्ट। यानी शर्म आनी चाहिए मॉस्को को। ये ट्रंप को, मॉस्को को, चाइना को, पूरी दुनिया को गालियां दे। आखिरी गालियां ये इनके यहाँ से आ रही हैं जनाब अब मॉस्को को, कि मॉस्को का शर्मनाक किरदार था कि चाइना ने साथ दिया और ये चाइना के साथ खड़े होकर वहाँ पे विक्ट्री परेड अटेंड कर रहे थे 9th को, और बजाय इसके कि ये हमारी मदद करते, न्यूट्रल स्टांस ना लेते बल्कि हमारी मदद को आते। ओ भाई, अब ये पड़ गए उसके पीछे, मॉस्को के पीछे, कि मॉस्को का शेमफुल, मतलब मॉस्को को कह रहे हैं। अच्छा, मॉस्को के अंदर ये फीलिंग है कि ये तो अभी तक जाएगा ना, ये तो प्यूटिन तक जाएगा ये सारा मामला। मैंने आपसे ये बात की थी कि 9 तारीख को ये हो रहा है सारा, ये 9-10 मई को हुआ है ना, उस दिन विक्ट्री परेड थी वहाँ पे और शी जिनपिंग के साथ मौजूद थे। अब पूरी दुनिया की वहाँ पे नजरें थी जब इन्होंने यहाँ पे ये जाहिरियत शुरू की थी। अब इशू ये है कि इसमें जो है वो इन्होंने, अच्छा जापान, अब जापान के अंदर एक बड़ा एक सोच पैदा हो रही है, क्वाड बना हुआ है, मैं उसको भी चाहता हूँ। 26 स्लाइड, जापान टाइम्स कह रहा है टर्म्स वेकअप कॉल फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अच्छा ये ज़रा दिखाएं, 26 स्लाइड दिखा के ब्रेक पे जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जो आपके साथ जो आपकी जो पॉलिसी है वो एक उठने की नींद से उठने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा जापान जो है ना वो वहाँ पर ये 7वां बेड़ा है, साउथ कोरिया में नहीं है। जो 7th फ्लीट है ना वो 7th फ्लीट जापान में है असल में। तो जापान में भी बहुत बड़ी फौजी प्रेजेंस है और इसी तरह से वहाँ पे स्टील्थ और ये B-2 बॉम्बर्स और 7th फ्लीट जो मशहूर 7वां बहरी बेड़ा वो जापान में, नॉर्थ कोरिया। अब जापान ये कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं, अच्छा जापान ने कोई बीच में लफ्ज़ इन्होंने नहीं इस्तेमाल किया भारत के हक़ में। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अरसर नौ के जायज़ा लें। इंडिया को कौन कह रहा है? जापान कह रहा है, क्वाड के पार्टनर्स कह रहे हैं। लेकिन ये जो मॉस्को को गालियां दे रहे हैं, अच्छा मॉस्को में मैंने कहा ना उल्टा तासुर है। वो कहते हैं हमारी मीडिएशन की बात नहीं सुनी और ट्रंप की कॉल आई पैरों में गिर गए। पहले ट्रंप से इन्होंने खुद कहा, ओ भाई इन्होंने देखे ना, वो मॉस्को वाले कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा मीडिएट करते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको तो एक साइड लेनी चाहिए, आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हमारे साथ आए और लड़ें वहाँ पे मरें। वो अपनी वो विक्ट्री परेड छोड़ के वो वहाँ पे दंगल शुरू कर दें ब्यूटेन शी जिनपिंग के साथ। तो उन्होंने कहा मैं मीडिएट करवाता हूँ दरमियान में, कहते नहीं। उसकी एक कॉल आई वाशिंगटन DC, इन्होंने कॉल भेजी या जो भी हुआ, ये पैरों में ठुस ट्रंप जी। तो बात ये है कि और गालियां दे रहे हैं, अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप को भी गालियां दे रहे हैं। अच्छा शी जिनपिंग के नहीं बारे में बोलते, शी जिनपिंग के बारे में भी बोलते, क्योंकि शी जिनपिंग ने तो अभी इन्होंने वेलकम करना है ना शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग जब उनके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गोरिल्ले जब पहाड़ों से उतरेंगे आगे आंध्र प्रदेश और उनके लिए थालियां रखी होंगी, इस्तकबाल हो रहा होगा उनका, तो उस वक्त जो है, उस वक्त तो आप देखें मोदी जी क्या करते हैं। कि मोदी जी की ये पॉलिसीज रही, बहुत अरसा नहीं लगेगा। वो डॉक्टर यूनुस की मामला तय हो गए हैं, उनकी पार्टियों के साथ सारे मामला तय हो रहे हैं, वो स्टे कर रहे हैं। तो नया एक फटा पड़ा हुआ है इंडिया में, यूनुस आ रहा है, यूनुस जाने। अच्छा यूनुस के ओ भाई हसीना वाजिद भी दौरा करके आई थी वहाँ का। ये जो बेल्ट एंड रोड की सारी बात थी उसकी वजूहत कुछ और थी। इनका ख्याल है कि ये हसीना वाजिद को चाइना ने भेजा है। वो खुदा के ये किस तरह की, ये मैं हैरान हूँ कि सेंट मार्टिन आइलैंड और कुकी लैंड इसमें इंटरेस्टेड चाइना था। इनको अगर के ब्लॉक को या बाकी लोगों को या तो सेंस है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, अगर है वो ये क्रिश्चियन स्टेट चाइना बनाना चाह रहा था वहाँ। ये अजीब व गरीब किस्म की बात करते हैं।
बेहतर ये है कि आप ब्रेक ले लें। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और सब IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया, जिसमें IMF ने आइंदा माली साल 2025-26 के वफाकी बजट में पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी ना देने का मुतालबा कर दिया। अखराजात में कमी, जी, शाहाना अखराजात जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम, उसमें कमी, गरीबों के ऊपर टैक्सेस लगाना बंद किए जाएं, और ये जो कर्ज़ों का जो कर्जा कमीशन रिपोर्ट एक तैयार है उसको आवाम के सामने लाया जाए, और अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ और करप्शन के ऊपर हाथ नहीं पड़ेगा और माशी दहशत गर्दी पे हाथ नहीं पड़ेगा, उस वक्त तक ना मुल्क की मईशत ठीक होगी और ना दहशत गर्दी पे मुकम्मल तौर पे हाथ डाला जा सकता है। बलूचिस्तान की हम तो बॉर्डर्स की तरफ देखते हैं ना, कोस्टल लाइन भी तो है, बाकी सूबों के साथ वो आप बहुत से लोग तो दूसरे सूबों में दौड़ जाते हैं, मैं उसकी उस बात पे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये है कि जब आप वो कहते हैं ना फॉलो द मनी, आप उनको पकड़ के और उनका सिर्फ ये ट्रेस करें ना कि इनके पैसा कहाँ से आया है, तो फॉलो द मनी, तो आपको मनी ट्रेल फॉलो करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी बदमाशियाँ इनको सपोर्ट कर रही है, ये उसके बगैर। लेकिन चूँकि इस वक्त वो हमारा तवज्जो हमारी ज़ाहिर है कि वहाँ से ये अंदर का मामला तो हल कर लेंगे, चूँकि उनकी सॉइल इस्तेमाल हो रही थी तो वो पहले मामला ठीक हुआ, लेकिन अब ये है कि अंदर भी अगर दहशत गर्दी को ख़त्म करना है तो हमें माशी दहशत गर्दी, और माशी दहशत गर्दी से मुराद ये है कि वो लोग जो ख़ुद भी जराइम पेशा होते हैं और फिर जराइम पेशा लोगों पे हाथ रख के आगे अपना काम चलाते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं, 100 धंधे करते हैं, बीच में मनशियात भी करते हैं सब, तो ये मेरे ख्याल से हाथ एक साथ पड़ेगा सब पे, तो फिर ये दहशत गर्दी से हमारी निजात होगी, और मुझे यकीन है कि ये ऐसा होगा, हमारी लाइफ टाइम में ऐसा होगा। अच्छा, तो क्योंकि उसके ऊपर कोई चारा नहीं है, अब ये जहाँ तक चला गया मामला, ये बलूचिस्तान के जो बच्चों के, और ये तो अभी हमें नज़र आ रहे हैं ना बीच में मज़दूरों का, और ये ID कार्ड चेक कर रहे हैं और फिर मज़दूरों को मार रहे हैं, और ये तो एक मुसलसल यानी एक प्लान के तहत हो रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा अचानक कि ये अचानक हो, ये तो पूरा वेल प्लान्ड सारा तरीका है। और अब उसमें जो कि अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ईरान जा रहे हैं, ईरान जो है वो उनके लिए भी ये दहशत गर्दी जो है ये बड़ा सीरियस मसला है, और उनके इटली में जो स्टीव वित्कोफ के साथ मुज़ाकरात हुए 2 घंटे, अब्बास अरगची के 2 घंटे मुलाकात हुए, तो उसमें जो है वो और ये ओमान के सफारत खाने में हुए, तो ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो भी वहीं मौजूद थे, यानी इटली में। लेकिन बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ये कहा गया दोनों तरफ से कि मुस्बत हुए हैं और बात हम आगे भी चलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आई, स्टेटमेंट आती भी नहीं है अमूमन, लेकिन ये कि बहरहाल वो आगे चलेंगे। वो 3.76 पे आमादा हो गए थे स्टीव वित्कोफ के, इतनी एनरिच्ड यूरेनियम होनी चाहिए जो असले तक ना जाए, और दरमियान में ये प्लान भी आया था कि सऊदी अरेबिया और UAE के साथ कंसोर्शियम बन जाए, लेकिन फिर वो पीछे से प्रेशर आया कि मुकम्मल ख़त्म करो वरना हमला कर देगा इसराइल फलां। नेतन्याहू जो हैं उनके एक साहबजादे जो ईयर के नाम से हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, वो इनसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो आग लगाते रहते हैं अपने मैसेज के ज़रिए। इनकी जो अहलियाँ हैं वो इनके साथ मुकीम है सारा, और एक साहबजादी हैं वो भी इसराइल में रहती हैं, आते जाते रहता है एक बेटा इनका, लेकिन ये कि जो अमेरिका में मुकीम है वो कॉन्ट्रोवर्शियल उस मुकदमात बने हुए हैं तो भागा हुआ है, लेकिन वो आग लगाता रहता है कि लड़ो मरो, ये ज़ायनिस्ट है। लेकिन अब जो नेतन्याहू हैं उनकी तरफ से भी एक एग्जिट प्लान की बात उनके लोगों ने की है कि वो अगर परमानेंटली अमेरिका में असाइलम लेके सेटल हो जाएं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल यहाँ डेवलप होती है जो तेज़ी से एक्सेलेरेट हो रही है, और जिसमें अब वो गालियाँ दे रहे हैं यूरोप के मुल्कों को भी, वो गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे ना कियर स्टेमर बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले गए हैं पैलेस्टाइन के लिए, जो गज़ा में जो बच्चों की जो कहत से इंतकाल हो रहा है, और जो मैक्रों हैं वो भी, और कनाडा के जो नए वज़ीर आज़म आए वो भी, यूरोप सारा खड़ा हो रहा है गज़ा के ऊपर। सऊदी अरेबिया का जो डेलीगेशन है वो पेरिस में था, जो उनके वज़ीर
ख़ारजा पेरिस में थे, उनके साथ जॉर्डन और इजिप्ट 2 मुल्कों के उनके साथ मौजूद थे, तो उनकी वहाँ पे पेरिस में मुलाकात हुई। लेकिन इशू ये है कि वहाँ से स्टेटमेंट यही आया कि ये फौरी तौर पे इसको ख़त्म करवाया जाए। अमेरिका जो कि दरमियान में से डम करके निकल गया ना, अमेरिका का अब कुछ ये वो हट गए हैं। अब मतलब ये कि अब सारा इन पे है, अरब ममालिक के ऊपर है, और कि वो किस तरह से नेतन्याहू के साथ जो है वो मामला आगे लेके चलते हैं। और ये मैंने आपसे बात कल भी की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वहाँ पे एक सिविल वॉर का ख़तरा इसलिए है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने जिसको हटाया था, तो ये अच्छा ये पूरा एनालिसिस आया आज जेरूसलम पोस्ट का, कल मैंने जो बात की थी ना उसके ऊपर उनका एक एनालिसिस पूरा आया। 21st स्लाइड अगर हम देखें ना, मेजर जनरल जिनीज अपॉइंटमेंट एज शिनबेट्स हेड अंडरमाइंस इसराइली डिफेंस फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर स्टेट। एनालिसिस आज उनका उनके अखबार में ये एनालिसिस शाया हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, ये बंदा जो है इसको उन्होंने हटा दिया था, अब उनका आर्मी चीफ जो है वो जिस बंदे को उन्होंने हटाया उसको शिनबेत का सरबराह बना दिया। वो ऐसी एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं खुद, जहाँ पर मतलब है कि वो कहें कि मैं तो लड़ता रहा, क्या करूँ, मेरे साथ फ़ौज नहीं थी, क्या करूँ, मेरे साथ इत्तेहादी मुझे गिराने की धमकी दे रहे थे, क्या करूँ, अमेरिका नहीं था साथ, क्या करूँ, ये था वो था। वो यहाँ से निकल जाएँ, वो मारे जाएंगे, इनको मार देंगे इंतहा पसंद लोग में पे। अब रह गए प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो है वो संदूर, ऑपरेशन संदूर। तो भाई ऑपरेशन संदूर में तो आपने वो एक तो राफेल तैयारों का नहीं बता रहे। अगर 10 सवाल होते हैं ना, 10 सवालों को आप कहें कि यार ये 10 सवाल बड़े मुश्किल हैं, इसमें 8 सवाल कर देते हैं। 8 सवाल बुनियादी तौर पे कर देते हैं, बंदे कौन थे, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, आपने कोई कमीशन बनाया, तहकीकात की, आपके पास कुछ सबूत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये 4-5 सवाल हैं ना। सिक्योरिटी कहाँ थी उस दिन की, आपको इल्म नहीं था। और सबसे बड़े कि कश्मीर के क्या ऐसे हालात हो गए, कश्मीर की कैसे हालात हो गए, ये जो आप पिछले कई सालों से वहाँ पे ये 6 भी कर लें, 5 भी कर लें, 7 भी कर लें, 20 भी कर लें, एक सवाल का जवाब नहीं है इनके पास, एक सवाल का। और ये दुनिया भर में जाके कि ये जो है हम IMF ऐसे करेंगे तो हम उसको यूँ करेंगे, वो कहेंगे भाई आपके पास कुछ सबूत है। और फिर ख़ास तौर पे जो राफेल गिरा दिया आपने, पाकिस्तान ने जो राफेल गिरा दी हैं, ये कितने दिन छुपी रहेगी बात, कितने दिन ये बात छुपी रहेगी। ये खुल के बात नहीं करे, जंग में तो नुकसान होते हैं। वो भाई आपसे पूछा है राफेल गिरे नहीं गिरे, वो जंग में तो लॉसेज होते हैं। तो लॉसेज जो हैं वो जंग में होते हैं। तो क्या लॉसेज जंग में होते हैं, तो पानी का मसला अपनी जगह खड़ा है। और देखें ये इनके जो, मैं सीधी सी बात को, हमने फ़ज़ाई हदूद इनकी बंद की हुई हैं, उन्होंने भी, उनके तो इतने जहाज़ हमारे ऊपर से नहीं गुजरते, उनके ज़्यादा गुजरते हैं। लेकिन कल परसों ये बात हो रही थी कि वो एक तैयारे के अंदर टर्बुलेंस आई और मैं पैसेंजर्स उसमें परेशान हैं, इन्होंने इनके मीडिया पे ख़बर आ रही थी, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि भाई ऐसे सूरत हाल ये क्यों क्रिएट इन्होंने कर दी है, कि जिसके नतीजे में मतलब सीधी सी बात करें ना कि भाई ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। पाकिस्तान अभी एक तो ये कि जो यहाँ शहीद कर दिए लोग लाके, फिर ये बलोचिस्तान, ये 3-4-5 चीज़ों पर, कश्मीर का मामला, यानी अगर आपने लड़ना है तो लड़ाई तो हल नहीं है ना, आगे वे फॉरवर्ड क्या है, आगे कोई रास्ता तो निकालें ना, आप ही रास्ता बता दें। अच्छा वो हमने हमले कर दिए, तो हमला जिन पे आपने किया उनमें कोई दहशतगर्द आप कहें ना, जैसे वो अमेरिका में होता था ना, ये पता नहीं, वो अमेरिकन भी ऐसे करते थे जब यहाँ पे ड्रोन अटैक होते थे ना, वो जनाब 100 बच्चे भी मर गए, औरतें भी मर गई, सारे मर गए, वो एक नाम निकल के आता था उसके वजह से। और फिर यहाँ बयान होता था वो उनके पास क्यों रहते थे, तो सारे, तो ये इस तरह इनके पास, इन्होंने तो नाम भी कोई नहीं दिया। बड़ा पाकिस्तान बड़े मुश्किल अदवार से गुजरा है 9/11 के बाद। तो बात ये जो डॉलरखोर माफिया यहाँ पे खुशियाँ मना रही होती थी, अच्छा जी कोई क्या हो गया जी, वो देखे ना वो फलां आदमी के साथ बैठा हुआ था तो मर गए 100 बच्चे, तो क्या हो गया। ऐसे नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये अगर आपने अटैक किया है उसमें सिविलियंस जानों से गए हैं, शहीद हुए हैं, या हमारे फ़ौज के लोग शहीद हुए हैं, इनका क्या ताल्लुक था। ये बच्चियाँ जो जाती हैं, जो मजदूर जाते हैं बलूचिस्तान में, आप इनको मार देते हैं। अब सिक्योरिटी, अच्छा उस दिन क्या बोले 51 सिक्योरिटी पोस्टों पे कब्जा हो गया, जैसे ही कह रहे थे ना यहाँ पर, ये कराची पे और इधर वो बलूचिस्तान का भी शोर कर रहे थे। तो बात ये है कि ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो इनको बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो इनके अपने लिए अच्छा होगा, नहीं सुनेंगे तो ये बात ध्यान में रखें कि जो ये आने वाले दिन इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। अपने मुल्क का नुकसान ना करें, अपने मुल्क का नुकसान ये ना करें।
और उसमें जो है वो इनके मुल्क के बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े समझाने वाले लोग हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, जिनका इन्होंने मुँह बंद कर दिया है, उनको बोलने नहीं दे रहे। ना ये किसी आर्मी जनरल को बोलने दे रहे हैं, साबिक रिटायर्ड फौजी जो बात करता है उसको चुप करवा देते हैं। वो अजीब व गरीब किस्म की मखलूक टीवी पे बिठाई हुई है इन्होंने। तो ये है कि अब एक शिकस्त खा रहा है वो रशिया से, ये बाकी कहीं निकल जाएगा। दूसरा जो है वो कह रहा है मुझे अमेरिका बुला के पीछे ऐलान करवाएं इसका। वो ट्रम्प कह रहा है नहीं तुम ऐलान करोगे, तुम्हारे सामने ही होगा 2 रियासती सोल्यूशन का, और मैं हुकूमत को गिरने नहीं दूंगा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से बात हो रही है। तीसरे यहाँ पे ये बोलते जा रहे हैं संदूर पानी में मेरा संदूर, मतलब खून में मेरा, क्या पता नहीं खून में पानी में किसी में संदूर बहता है। तो अच्छा मतलब है कि ये सियासत है ही नहीं, ये सियासी इशू हर चीज़ को सियासत बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से इनका भी एक ऐसा टाइम आ गया कि ट्रम्प ने तो इनको डिस्पोज कर दिया है, बाकी ये कि दुनिया ने भी कर दी है। मैसेज होती है ना, एक मैसेज आता है जो दुनिया भर से आता है कि आपके साथ कोई नहीं है, फिर बाकी काम अंदर ही फिर पब्लिक ही कर देती है बाकी काम। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए अलानी के बाद। जी डॉक्टर साहब, सिर्फ अटलांटिक का एक स्लाइड में अटलांटिक की दिखा के और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। और अटलांटिक ने जो ख़बर है वो सारा इस मजमून में 25 सारी ख़बरों का इसमें निचोड़ है। ट्रम्प इज़ क्रशिंग द नेतन्याहू मिथ, नेतन्याहू की मिथ को वो तो ख़त्म कर रहा है। उसने ज़ेलेंस्की मिथ ख़त्म कर दी कि ज़ेलेंस्की, फिर उसने नेतन्याहू मिथ ख़त्म कर दी। अब ये मोदी मिथ जो है वो भी ख़त्म होगी, और उसके बाद देखें कि आगे क्या होता है। या फिर मोदी अपनी मिथ को बरकरार रखने के लिए कुछ बताएं पब्लिक के सामने। इस दोस्तों से गला फाड़ना तो आज का गला ख़राब है, वरना मैं उनसे ज़्यादा गला फाड़ सकता था। जी, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।